पद्मावती नहीं चलेगी। पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है जो किसी को भी तकलीफ दे। इन दिनों करणी सेना की चर्चा हर तरफ है, जो फिल्म पद्मावती की रिलीज का विरोध कर रही है। करणी सेना जिस तरह से फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसे देखकर फिल्म की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये करणी सेना है क्या, ये कब, कैसे और क्यों बनाई गई। तो चलिए आपको बताते हैं करणी सेना का इतिहास क्या है। करणी सेना के प्रमुख हैं लोकेंद्र सिंह कालवी। लोकेंद्र सिंह कालवी करणी सेना को भले ही सामाजिक संगठन बताते हों, लेकिन सच्चाई ये है कि करणी सेना राजनीति में फेल लोकेंद्र सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। दरअसल लोकेंद्र सिंह के पिता चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लोकेंद्र सिंह ने भी राजनीति में भाग्य आजमाया, लेकिन वो कभी चुनाव नहीं जीत सके। 1993 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और हार गए। 1998 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी हार गए। इसके बाद एक राजनीतिक संगठन बनाया, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। लोकेंद्र सिंह की राजनीति में सफल होने की जब हर कोशिश नाकाम हो गई, तो 2006 में बीकानेर जिले में स्थित देशनोक कस्बे के करणी माता मंदिर के नाम पर राजपूत करणी सेना का गठन किया। शुरुआत में इस गठन ने आरक्षण, नौकरियों और इतिहास को संजोने की मांग की थी, लेकिन बाद में इसका फोकस राजपूत गौरव के नाम पर हो गया। करणी सेना को कोई जानता भी नहीं अगर इस साल के शुरुआत में संगठन के सदस्यों ने पद्मावती के सेट पर हमला नहीं किया होता। पद्मावती के सेट पर हमला करने से करणी सेना को मीडिया में जो फुटेज मिली वो अद्भुत थी। तब से अब तक करणी सेना भी चर्चा में है और पद्मावती तो है ही। NMF न्यूज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह। आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज। फिल्मोरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हर एक सिनेमा घर चलेगा जिसमें फिल्म रानी पद्मावती चलेगा। जहां कहीं भी पोस्टर दिखे उसको फाड़ दो। जी हां, करणी सेना मुंबई ने 1.5 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र से मुंबई, नवी मुंबई, थाना, रायगढ़, हर जिला, हर विभाग के पदाधिकारी इस रैली में मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि समाज के भीष्म पितामह करणी सेना प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी समेत राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में रैली निकाला गया। आपको बता दें कि रैली के माध्यम से सभी सिनेमाघर को आगाह कर दिया गया कि अगर उन्होंने ये फिल्म लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही राजपूत करणी सेना राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना से हमारी हुई खास मुलाकात और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के ऊपर जो संजय लीला बंसाली जो फिल्म बना रहे हैं और राजपूत करणी सेना का ये कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मुहिम को लेके वो सारे स्टेट, सारे लोगों से और देश के सभी करणी सेना के संपर्क में आ रहे हैं और कि पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध किया जाए। मेरे साथ महिपाल जी हैं, सीधा मैं उनसे ही बात करता हूं। महिपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मुंबई की सबसे पहले बात करें तो क्या कुछ आज रहा रीज़न यहाँ पे आने का और क्या क्या कुछ फैसले हुए, और रानी पद्मावती पे जो विरोध चल रहा है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है आपका आपत्ति, क्या है? मैं पहला मेरा परिचय दे दूं। महिपाल मकराना नाम है, करणी सेना का अध्यक्ष हूँ मैं। राजस्थान से हम लोग आए हैं। कल हमारा राजपूत समाज का बड़ा सम्मेलन था यहाँ पास में थाने में ही, और हज़ारों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई। हज़ारों राजपूत वहाँ आए और हम लोगों ने तय किया है और पहले बता भी रखा है। संजय लीला बंसाली हमारे जयपुर में आए थे, बिना परमिशन के शूटिंग कर रहे थे और हमारी आपत्ति के बाद शूटिंग कर रहे थे। आपत्ति ये थी कि जिस महिला ने 16,000 रानियों के साथ जोहर कर लिया हो, जिस महिला ने 16,000 महिलाओं के साथ अपने आप को
अग्नि को समर्पित कर दिया हो, उस महिला के साथ कैसे अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं वो लोग। और अगर दिखा रहे हैं तो राजपूत, राजस्थान का राजपूत नहीं, पूरे देश का राजपूत इसका विरोध करेगा और मुंह तो जवाब देगा। और जवाब ऐसा दिया राजस्थान आने पे मना करने पर भी वो आए और ऐसा जवाब देके भेजा, आप सब लोगों को मालूम है, वहां से पिट के बंसाली जी आए। और अगर हमें बिना दिखाए अब भी अगर फिल्म दिखाने की वो कोशिश करते हैं, उन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा था, हमसे एक वादा करा था, लिखित में करा हुआ है बकायदा। उनकी सीईओ शोभा संत ने लिख के दिया था कि हम लोग बनाएंगे तो पहले फिर आपको दिखाएंगे, रिलीज होने से पहले स्क्रीनिंग होगी, उसमें राजपूत समाज की जितने भी आपके नेता हैं वो बकायदा उसको देखेंगे और आप अप्रूवल दोगे तब हम लोग दिखाएंगे। इन दिनों में आपको मालूम होगा कि हर जगह पोस्टर उसके लगे हुए हैं, वो पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। तो वो पोस्टर रिलीज कैसे कर रहे हैं जब हमने देखी नहीं? आप ऐसा कैसा कर सकते हैं जब हमारी बात हुई है कि पहले दिखाएंगे और फिर हम लोग इस फिल्म को रिलीज करेंगे? तो आप पोस्टर कैसे विमोचन कर सकते हैं उसका? अगर इस तरीके का, अगर उनके दिमाग में कुछ भी गलत है, उनको लगता है कि हम लोग फिल्म दिखा लेंगे बिना राजपूत समाज के देखे, तो जोधा अकबर, आपको मालूम होगा, बंबई के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जोधा अकबर आज तक लगी नहीं है राजस्थान में, चलने नहीं, बहुत दूर की बात है। हमने रिलीज नहीं होने दी आज तक जोधा अकबर जो फिल्म आई थी आशुतोष गौरीकर की, हमने आज तक उस फिल्म को किसी भी सिनेमा हॉल में लगने नहीं दिया। विरोधों के बावजूद भी वो हर एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिल्म को रोकना होता है तो फिल्म शूटिंग के पहले ही रोका जाता है, या तो अगर फिल्म बन गई है तो हाई कोर्ट आपको जाना होता है, वहाँ से ऑर्डर लाना पड़ता है कि हाँ ये हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, इसलिए फिल्म नहीं बननी चाहिए, तो ही फिल्म रुकती है। अदरवाइज एक और तीसरा ऑप्शन है जो है वो सीसी, मतलब सेंसर सर्टिफिकेट। अगर वहाँ से उनको सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है और उसमें ऐसी आपत्ति दिखाई गई है, तब आपको आपत्ति होना चाहिए। मेरे ख्याल से उस सीसी तक का इंतजार करना चाहिए, या तो फिर हाई कोर्ट जाना चाहिए था इसके पहले। जी, मैं आपको बता दूं कि हमें न कोई सीसी की जरूरत है न कोई हाई कोर्ट की जरूरत है। मैंने अभी जैसे बताया कि अकबर जोधा कोई सीसी हाई कोर्ट की भी नहीं, हमने रिलीज नहीं होने दिया आज तक। इतनी औकात राजस्थान में तो हम लोग रखते हैं आज भी, हमें कोई फर्क। 2008 की बात है, वो तो 2017 है। हमारे उस टाइम तो 7,65,000 करनी सैनिक थे रजिस्टर्ड, अब तो करोड़ों में हमारे ऑल ओवर इंडिया में करनी सैनिक है। एक अगर चाहतू तो कोई फिल्म इसी हिंदी भाषी जितने भी प्रदेश है उसमें नहीं लगेगी करनी सेना को बिना पूछे। मैं केवल एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं केवल उस फ्लो में ही चलना चाहता हूं जिस फ्लो में हर एक आदमी चल रहा है। मैं उस मुख्य धारा की बात करता हूं। हम हाईकोर्ट में भी हैं, हम सेंसर बोर्ड में भी हैं, हम टेलीकास्ट जो मिनिस्ट्री है, हम दूरसंचार विभाग वहां भी हैं, हम हर जगह हैं। हमने हर जगह आपत्ति दर्ज कराई है और उनको बता रखा है। हमने लिखित में इसीलिए तो लिया है, मैंने बताया आपको, हमने लिखित में इसीलिए लिया है कि अगर कुछ गलत दिखाया तो उन्होंने बोला है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमने कोर्ट में बकायदा एप्लीकेशन दे रखी इस बात की कि अगर कुछ गलत दिखाया तो आप लोग उसको रोकोगे। हाईकोर्ट हर जगह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। इतिहास के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ लोग विरोध नहीं करेंगे, हम लोग चलने नहीं देंगे। और रही बात आपने अभी पूछा कि बनने नहीं दिया जाना चाहिए, तो पिट के इसलिए गए थे, वो कसम खा रहे थे बैठे बैठे 2 घंटे तक मेरे पास। उनकी माँ का नाम है लीला भंसाली की कसम, मेरी माँ की कसम, आप बोलोगे तो दिखाओगे, नहीं तो मैं डब्बा बंद करके जा रहा हूं। हम खुद चाहते हैं दिखाओ, हमारी संस्कृति को अच्छा दिखाओ, हम चाहते हैं। गलत दिखाने की कोशिश करी, मुंह में अंगुली डाल के दांत गिनने की कोशिश करी, तो हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। और राजपूताना के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरा भारत नहीं, पूरा संसार जानता है कि राजस्थान का राजपूत जब उद्वेलित होता है तो उसको कोई का माई का लाल रोक नहीं सकता। उसकी किसी की औकात नहीं कि हम लोग आंख निकालें, हम लोग आंख लाल करें और अगले के फर्क नहीं पड़े, अगले के दस्ते हो जाती है हम लोग अगर खड़े होते हैं तो। ये किसी की औकात नहीं कि हमें चैलेंज करके राजस्थान में आ जाए। उसने करा था, वो नंबर 1 का डायरेक्टर बनता है यहाँ का, करोड़ों अरबों रुपए की फिल्म बनाते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा आदमी को खरीद लोगे? राजपूत का जमीर और ईमान बिकने के लिए नहीं है, और बहन बेटियों की इज्जत बेच के हम लोग वो लोग नहीं है जो यहाँ नाच कूद कराए, नाच गाना करे। हम लोगों की बहन बेटियों के अगर कुछ भी नया गलत फिल्मांकन किया गया तो अब की बार थप्पड़ पड़े, अब की बार हाथ गोडे वहीं रोक ले, मालूम मुझे लगा कि हाथ पैर थे कि नहीं वहाँ। तो ये बॉलीवुड का कहीं ना कहीं दोगलापन मानते हैं, क्योंकि हसीना पारकर को एक नारी शक्ति बताया जाता है, और
रानी पद्मावती जिन्होंने जौहर कर लिया था, उनके खिलाफ इस तरीके का दिखाया जाता है दोगलापन। 1,00,000% इनका इतना बड़ा दोगलापन है। हसीना पारकर जो दाऊद, जो सबसे बड़ा अपराधी है राजन ये इंडिया का, भारत का, जो 91-92 से मोस्ट वांटेड है। हर सरकार, कई सरकार बदल गई है, कई जगह सरकारें आती जाती रहती है। बाकायदा आपके महाराष्ट्र में तो हर साल, हर 5वें साल जब सरकारों का जो चुनाव होता है, उसमें मुद्दा होता है कि हम दाऊद को ले आएंगे, या यहाँ के खूब सारे संगठन दाऊद को लाने में, दाऊद के खिलाफ बोलने में यहाँ स्थापित हो गए हैं। उसकी बहन के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है हसीना पारकर, और उसको बड़ा नारी सशक्तिकरण के नाम से इस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है। और जिस नारी ने भारत देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लोगों को लिए, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के मान मर्यादा सम्मान के लिए जौहर कर लिया, उनको उस पापी के साथ प्रेमिका के तौर पे दिखा रहे हो। इनका दोगलापन ही, इनका घटियापन है। ये करणी सेना के अध्यक्ष, और जिनका साफ कहना था कि किसी भी हालत में रानी पद्मावती फिल्म को राजस्थान और स्टेटों में रिलीज नहीं करने दिया जाए। तुम्हारे बाप की अगर मुंबई, कंगना आएगी आज और करणी सेना कवच बन करके एयरपोर्ट से उसके घर तक रहेगी। किसी माई के लाल ने दूध पिया है तो आ जाना दो हाथ करने के लिए। कह करके भारतीय नारी की तरफ उंगली करोगे तो हाथ काट लेंगे। इसके थप्पड़ मारूंगा। महाराष्ट्र सरकार के राज्यसभा सांसद संजय राउत बोलते हैं, जय श्री राम। जैसे आप सबको पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, सुशांत राजपूत मर्डर और दिशा सालियान मर्डर को लेकर के जो महाराष्ट्र पुलिस का रवैया रहा, महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा, महाराष्ट्र सरकार के राज्यसभा सांसद संजय राउत बोलते हैं कि कोई बोलता है इसके थप्पड़ मारूंगा, कोई बोलता है इसकी महाराष्ट्र पुलिस की बदनामी कर दी कंगना ने। अरे मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या भारत में किसी सरकार का, किसी पुलिस का जो निकम्मी है उसका विरोध करना गलत है क्या? वही विरोध कंगना ने किया। और आज कह रहे हैं कंगना को हम बंबई में नहीं बढ़ने देंगे, महाराष्ट्र में नहीं बढ़ने देंगे। अरे तुम्हारे बाप की है क्या महाराष्ट्र? तुम्हारे बाप की है क्या मुंबई? कंगना आएगी आज और करणी सेना कवच बन करके एयरपोर्ट से उसके घर तक रहेगी। किसी माई के लाल ने दूध पिया है तो आ जाना दो हाथ करने के लिए। वहां हमारे करणी सैनिक एयरपोर्ट से उसको घर तक कवच बना करके लेकर के जाएंगे। आप लोगों ने मजाक बना रखा राजनीति को। महाराष्ट्र वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी की है और उनको आज हम भी पूछते हैं, ये देख लो। महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड कांपा करता था, उनका महाराष्ट्र हर भारतीय का, हर हिंदुस्तानी का। महाराष्ट्र पुलिस अगर कुछ करती तो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की साठगांठ वर्षों से चली आ रही है, किया गया खत्म, नहीं कर पाई। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को, संजय राउत को, वहां की पुलिस को खुला चैलेंज है कि कंगना की तरफ घूर कर आंख उठाओगे, भारतीय नारी का अपमान करोगे तो आंखें निकाल लेंगे। अगर कह करके भारतीय नारी की तरफ उंगली करोगे तो हाथ काट लेंगे। संजय राउत, कान खोल करके सुन ले, जो करणी सेना कहती है वो करती है। और आज हम कंगना राउत को एयरपोर्ट से लेकर के उसके घर तक सुरक्षित छोड़ेंगे। पर तेरे चमचे, तेरे दलाल, तेरे गुर्गे खरीदे हुए, उनको एयरपोर्ट मत भेजना। तेरी मां ने दूध पिया तो तू खुद रोकने के लिए आना, खुद वहां आना। वहां करते हैं दो हाथ।
पर जनरल कोटे के साथ छेड़छाड़ हुई तो बर्दाश्त नहीं होगा। इनको आप अन्य जातियों को 60% थोप करके, ट्राइबल एरिया तो उसमें चाहिए सामान्य वर्ग का रहे, चाहे कोई भी रहे, वो वहां आदिवासी हो गए ना। जय श्री राम। जैसे आप सबको पता है, पिछले 3 दिनों से डूंगरपुर में उपद्रव हो रहा है। NH 8 को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है और पूरा जोर शोर से सरकार पीछे हटी हुई है। शासन प्रशासन ने हथियार डाल दिए हैं और वार्ताओं का दौर चल रहा है। तो वार्ताओं का दौर चले, सरकार उनको कुछ भी दे, SC ST को दे, ST को दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर जनरल कोटे के साथ छेड़छाड़ हुई तो बर्दाश्त नहीं होगा। करनी सेना आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और आंदोलन करेंगे। 50% SC ST का, 5% SC का और 45% जो कोटा वहां का है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। जिनका जितना जितना है उनको दो, पर सरकार उनके दबाव में आकर के कोई डिसीजन लेती है और जनरल कोटे के जो पद खाली पड़े हैं वो वहां उनके साथ छेड़छाड़ करती है तो करनी सेना आंदोलन करेगी। मैं आपको बता दूं कि सरकारों ने उनके लिए, उनके नौकरी पाने के लिए 36% का आंकड़ा रखा है और अन्य वहां कास्ट है, जनरल और अन्य अदर कास्ट है, उनको 60% उत्तीर्ण के लिए दिए हैं। तो ये जब वो ट्राइबल एरिया है, जो आदिवासी एरिया है, तो वहां चाहे सवर्ण रहे चाहे कहीं और रहे, उसका बराबर होना चाहिए। इनको आप अन्य जातियों को 60% थोप करके क्या जताना चाहते हो? जब ट्राइबल एरिया तो उसमें चाहिए सामान्य वर्ग का रहे, चाहे कोई भी रहे, वो वहां आदिवासी हो गए ना, तो फिर बराबर होना चाहिए। 36% ही सामान्य वर्ग का और अन्य जातियों का होना चाहिए। ये करनी सेना की मांग है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो। उनको स्पेशल भर्तियां निकाल करके आप जो मर्जी दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर जनरल कोटे के साथ छेड़छाड़ होगी तो आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहना। अभी तो NH 8 एक ही जाम है, फिर हो सकता है पूरे राजस्थान जाम हो। ये बात करनी सेना बोल रही है। शेर सिंह राणा, यानी एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, क्योंकि इस नाम के पीछे छिपी है कई सनसनीखेज कहानियां। शेर सिंह राणा वो नाम जिसने रातों रात ही पूरे देश में सनसनी फैला दी। शेर सिंह राणा वो नाम जिसने कुछ ऐसा किया था जिससे सभी भौचक्के हो गए थे। शेर सिंह राणा एक ऐसा नाम जिसने बेहमई कांड का बदला लिया। शेर सिंह राणा ठाकुरों की मौत का बदला लेने वाला शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा अपराध की दुनिया से निकला एक ऐसा नाम है जिसका पहले अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में बदला लेने की आग खदक रही हो तो फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर देखकर हर कोई यही कहता है कि आखिरकार क्या बदला लेने की आग इस तरीके से धधक रही होती है कि कोई इंसान उसके अंजाम तक के बारे में नहीं सोचता। शेर सिंह राणा वो नाम है जिसने डकैत फूलन देवी जैसी बैंडिट क्वीन का कत्ल किया। हालांकि शेर सिंह राणा ने सबसे पहले ये बात कही थी कि उन्होंने ही फूलन देवी की हत्या की है, लेकिन बाद में कोर्ट के समक्ष शेर सिंह राणा ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। हाल के दिनों में शेर सिंह राणा इन दिनों जमानत पर बाहर है और शेर सिंह राणा एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो कि अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं शेर सिंह राणा के बारे में और उनके कारनामों के बारे में, जिसने भले ही कानून को हाथ में रखा हो, कानून तोड़ा हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया
वो काम अब तक कोई भी नहीं कर पाया था। आखिरकार कौन सा है वो कारनामा जिसे कर कर उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग जगह बना ली है, आपको बताएंगे। सबसे पहले एक नजर शेर सिंह राणा के जीवन पर। नाम शेर सिंह राणा, जन्म 17 मई 1976, रुड़की। पिता का नाम ठाकुर सुरेंद्र सिंह राणा, माता का नाम सत्यवती। जुर्म फूलन देवी की हत्या के आरोपी। रुड़की शहर और रुड़की शहर की ये गलियां। जमींदार परिवार में जन्मे शेर सिंह राणा को बचपन से ही किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेर सिंह राणा ने अपनी जवानी के दिनों में ही एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जिसने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। शेर सिंह राणा बचपन से ही साहसी और चतुर बालक थे। पिता ठाकुर सुरेंद्र सिंह राणा रुड़की के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे। शेर सिंह राणा को उन्होंने बचपन से ही ठाकुरों की साहसिक कहानियां सुनाई थी, जिनसे प्रेरणा लेकर शेर सिंह राणा बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। शेर सिंह राणा जब सिर्फ 5 साल के थे तो एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वो दौर था जब चंबल में डकैतों का तांडव चलता था। ऐसी एक डकैत थी और बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी। फूलन देवी ने बड़े ही दुर्दांत तरीके से 22 ठाकुरों को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड की असल वजह जो थी वो ये थी कि डकैत फूलन देवी ने अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला इस दुर्दांत तरीके से लिया था। 22 ठाकुरों की हत्या ने पूरे देश के आमजनों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक साथ 22 लोगों की हत्या की गई और यह भी पता चला कि चंबल के डकैत किसी से डरते नहीं हैं, उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। ऐसे में जब 22 ठाकुरों की हत्या कर दी गई, पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और डकैतों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस प्रशासन के निशाने पर डकैत फूलन देवी और उनका पूरा गैंग था। फूलन देवी और उनके डकैत धीरे धीरे पुलिस मुठभेड़ में मारे जा रहे थे और फूलन देवी का ज्यादातर गैंग खत्म हो गया था। फूलन देवी जंगल जंगल जान बचाने के लिए भटक रही थी। ऐसे में उस वक्त के तत्कालीन पुलिस अधिकारी ने उनसे बात की। लगभग 2 साल तक बात करने के बाद फूलन देवी आत्मसमर्पण को तैयार हो गई। फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एक बड़े कार्यक्रम में फूलन देवी अपने गैंग के साथ पहुंची और अपनी बंदूक चूमकर उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पैरों पर रख दी। इसके बाद मानो फूलन देवी के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। फूलन देवी भले ही जेल गई और जेल में 11 साल का लंबा वक्त काटा, लेकिन ऐसे में फूलन देवी सभी के दिलों में जगह बना चुकी थी, या फिर यूं कहें कि वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी थी। ऐसे में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने फूलन देवी से सभी मुकदमे वापस ले लिए और उन्हें रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद फूलन देवी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया गया और देखते ही देखते डकैत फूलन देवी सांसद बन गई। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलन देवी ने जीत हासिल की और वो सांसद बनकर दिल्ली के लुटियंस जोन पहुंच गई। लेकिन लुटियंस जोन में एक दिन शाम के वक्त गोलियों की आवाज सुनाई दी और जब एक सच निकलकर सामने आया तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि लुटियंस जोन में डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या हो चुकी थी और इस हत्या के पीछे और कोई नहीं, एक ऐसा नाम था जिसका अपराध की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इस अपराध के पीछे का जब चेहरा दिखा तो सब भौचक्के के रह गए, क्योंकि इस कत्ल के पीछे जो चेहरा था वो था
देहरादून के डीएवी कॉलेज में पढ़ने वाले शेर सिंह राणा का चेहरा। शेर सिंह राणा ने कत्ल के 2 दिन बाद देहरादून के प्रेस क्लब में आत्मसमर्पण कर दिया और पूरे देश की प्रेस को यह बताया कि उन्होंने बेहमई कांड का बदला लिया है। उन्होंने डकैत पुलन देवी द्वारा जिस तरीके से बड़े ही दुर्दांत तरीके से 22 ठाकुरों को गोलियों से छलनी किया था, उसी का बदला लिया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद मानो शेर सिंह राणा का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। शेर सिंह राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया। शेर सिंह राणा पर मुकदमा शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच एक ऐसा कांड हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ये वो दौर था जब आतंकियों द्वारा प्लेन हाईजैक किया गया था और उस प्लेन को हाईजैक कर कांधार ले जाया गया। कांधार ले जाने के बाद उस प्लेन को लेकर आतंकियों से सरकार की बातचीत चल रही थी। उस दौर के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी कंधार पहुंचे थे और उन्होंने आतंकवादियों से उस दौर में बातचीत की थी। लेकिन आतंकियों से बातचीत के दौरान ही जसवंत सिंह को एक ऐसा सच पता चला जिसे उन्होंने पूरे देश को बताया, और ये वो सच था जिस सच ने देशवासियों के मन को झकझोर कर रख दिया। बकौल जसवंत सिंह ने बताया कि अफगानिस्तान में आज भी पृथ्वीराज चौहान की समाधि स्थित है, जिस पर वहां के नागरिक जूते चप्पल रखकर न सिर्फ उस वीर शिरोमणि का अपमान कर रहे हैं, बल्कि समूचे भारत के गौरवशाली इतिहास को बेइज्जत कर रहे हैं। जसवंत सिंह के इस बयान के बाद समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर इस सच को देश की जनता के सामने रखा। लेकिन ये वो दौर था जब सरकार के साथ साथ किसी भी राजनीतिक दल ने इस पूरे मामले पर कोई पहल नहीं की। लेकिन तिहाड़ जेल में बंद शेर सिंह राणा के मन में अब एक नई आंख धधक रही थी कि आखिरकार कैसे कोई वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की समाधि का इस तरीके से अपमान कर सकता है। शेर सिंह राणा ने मन ही मन ठान ली कि अब अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाना है। यह शेर सिंह राणा का दिलेर दिल ही था जिसने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की कसम खा ली थी। शेर सिंह राणा अब यही सोच रहे थे कि आखिरकार कैसे तिहाड़ जेल से निकला जाए और उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाया जाए। शेर सिंह राणा ने जेल से ही अपनी प्लानिंग को बनाना शुरू कर दिया और जेल के बाहर मौजूद अपने कुछ साथियों से इस बात का जिक्र किया था। धीरे धीरे शेर सिंह राणा ने अपनी प्लानिंग के तहत दूसरे साथियों को मिलाकर फरार होने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। 17 फरवरी 2004 वो वक्त था जब शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल की नंबर 1 में हाई रिस्क वार्ड में बंद था। शेर सिंह राणा ने बाहर बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसमें उन्होंने नकली वकील, नकली पुलिस अधिकारी, नकली वैन और नकली हथकड़ी का इंतजाम कराया। उसके बाद कुछ नकली दस्तावेजों के सहारे उसने 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। इसी प्लानिंग के तहत एक नकली पुलिस अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचा। तिहाड़ जेल में जेल अधिकारी को नकली दस्तावेज दिखाए और उसके बाद ये बताया कि शेर सिंह राणा की हरिद्वार जेल में पेशी है और इसी के लिए शेर सिंह राणा को हरिद्वार ले जाना है। तिहाड़ जेल के जेल प्रशासन ने भी तुरंत ही कागजों को देखा और शेर सिंह राणा को नकली पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया। शेर सिंह राणा की प्लानिंग कामयाब हो चुकी थी और बस चंद मिनटों में ही शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार होने वाला था। और यही हुआ, जेल का दरवाजा खुला और तिहाड़ जेल से शेर सिंह राणा बाहर निकल आए। इसके बाद शेर सिंह राणा का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान पहुंचा जाए और वहां से वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाया जाए। इसके लिए शेर सिंह राणा ने अपने साथियों से लगातार संपर्क बनाए रखा। शेर सिंह राणा रांची पहुंचे। रांची से ही शेर सिंह राणा ने दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी के नाम पर एक फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया और उसी फर्जी पासपोर्ट के सहारे पहले कोलकाता और कोलकाता से बांग्लादेश की ओर निकल गए। बांग्लादेश पहुंचने के बाद अगला मकसद था
किसी तरीके से अफगानिस्तान पहुंचना। शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पहले पाकिस्तान पहुंचने की सोची, लेकिन उन्हें यह डर था कि पाकिस्तान में कहीं उन्हें बंधक न बना लिया जाए। इसके बाद शेर सिंह राणा ने दुबई के रास्ते अफगानिस्तान जाने की सोची और उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई। शेर सिंह राणा दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच गए। शेर सिंह राणा वहां से काबुल, काबुल से कंधार और कंधार से हेरात पहुंचे। हेरात से वापस कंधार और कंधार से गजनी। गजनी वो जगह थी जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मौजूद थीं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। तालिबानियों के गढ़ में पहुंचकर उनके गढ़ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाना इतना आसान काम नहीं था। ये वो कारनामा था जिसे अंजाम देना अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं थी। लेकिन यहां पर शेर सिंह राणा ने अपने तेज दिमाग से काम किया। शेर सिंह राणा ने इस काम के लिए काफी वक्त लिया और तालिबानियों के गढ़ में सभी लोगों के साथ घुल मिल गया। धीरे धीरे शेर सिंह राणा ने यह पता लगा लिया कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान की समाधि गजनी में कहां पर है। शेर सिंह राणा ने वहां पहुंचकर पूरे देश को बताया कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान किया जा रहा है। शेर सिंह राणा ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी बनाया और उस वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की समाधि मोहम्मद गौरी की समाधि के बाहर बनी हुई है और लोग किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान कर रहे हैं। अब वो वक्त था जब शेर सिंह राणा को इस खतरनाक काम को अंजाम देना था। इसके लिए शेर सिंह राणा ने रात का वक्त चुना और रात के वक्त शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई शुरू कर दी। रात के अंधेरे में शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोदा और वहां से पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी को ले आए। शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी को हिंदुस्तान पहुंचाया। ये वो कारनामा था जिसने उन्हें रातों रात सम्मान दिलाया। शेर सिंह राणा ने एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया। पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी को क्षत्रिय सभा को सौंपा गया और क्षत्रिय सभा ने कानपुर हाईवे के बीच एक महासम्मेलन किया, जिसमें शेर सिंह राणा की माता सत्यवती ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि की स्थापना कराई। यही नहीं, शेर सिंह राणा ने गाजियाबाद के पिलखवा में भी पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवाया है। 2004 से करीब 2006 का वक्त था जब शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान में ही अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन ऐसे में शेर सिंह राणा को अपना वीजा रिन्यूअल भी कराना था। वीजा रिन्यूअल कराने के लिए शेर सिंह राणा को एक बार फिर कोलकाता लौटना था। लेकिन ऐसे में खुफिया एजेंसियों और पुलिस प्रशासन को पता चल चुका था कि आखिरकार शेर सिंह राणा कहां पर हैं और अब वो वक्त है जब वो एक बार फिर कोलकाता वीजा रिन्यूअल के लिए आ सकते हैं। ऐसे में ही शेर सिंह राणा जब कोलकाता पहुंचे तो पुलिस ने एक गेस्ट हाउस से शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अपनी गिरफ्तारी के वक्त शेर सिंह राणा ने किसी तरह का कोई विरोध जाहिर नहीं किया। शेर सिंह राणा को गिरफ्तार करने के बाद वहां से सीधा 30 हजारी कोर्ट लाया गया, जहां से उन्हें एक बार फिर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। शेर सिंह राणा अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। हालांकि इस बीच वो लगातार ये बात भी कहते रहे कि वो फूलन देवी हत्याकांड में दोषी नहीं हैं और उन्हें फंसाया गया है। इस बीच शेर सिंह राणा पर लगातार मुकदमा चलता रहा और कोर्ट ने उन्हें दोषी साबित किया। कोर्ट ने शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुना दी। शेर सिंह राणा इन दिनों जमानत पर बाहर हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान ही शेर सिंह राणा ने शादी भी की, लेकिन अपनी इस शादी के दौरान उन्होंने भी एक नई मिसाल पेश की। शेर सिंह राणा ने अपनी शादी में 10 करोड़ की खदान और 31 लाख रुपए के दहेज को मना कर दिया और परिचय दिया कि वो समाज में कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने परिचय दिया कि दहेज प्रथा की कुरीति को खत्म करना चाहिए। शेर सिंह राणा भले ही अपराधी हों और कानून की नज़र में वो एक सजा याफ्ता मुजरिम हों, लेकिन शेर सिंह राणा के दिलेर कारनामों ने तो साबित कर दिया है कि शेर सिंह राणा जो सोचते हैं वो करके ही रहते हैं।
मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है, मेरी जान है, सम्मान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। सुखदेव सिंह गोगामणि ने इस सेना को बनाया है। सुखदेव सिंह गोगामणि ने इस सेना को बनाया है। सारे देश में घूम घूम के इस सेना को बढ़ाया है। सीने की इस चिंगारी को आग बना कर रखना मेरा मान है। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, सम्मान है करणी सेना। ये वो सेना है कि जिससे राजपूत का मान बढ़ा। ये वो सेना है कि जिससे राजपूत का मान बढ़ा। मैं कुंवर पंकज राज सिंह इस सेना के लिए खड़ा। खंडवा और निमाड़ में सबको एक मुझे है करना मेरा मान है। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है, मेरी जान है, सम्मान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। सपना है मेरा ऐसा कि एक दिन ऐसा आ जाए। सपना है मेरा ऐसा कि एक दिन ऐसा आ जाए। जो गरीब मजबूर हो साथी आरक्षण बस वो पाए। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मिलके सबको है लड़ना मेरा मान है। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान है करणी सेना। मेरा मान है, मेरी जान है, सम्मान है करणी सेना। मेरा मान है करणी सेना, मेरी जान